Hello friends, welcome to my YouTube channel. Let's learn with Shraddha. Hope you are doing very well. आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस के कुछ क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आई हूँ एंड कुछ और सीरीज़ है जो प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ CTP के सेक्शंस है, कुछ हमारे साइंस के सेक्शंस हैं। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आगे कुछ ऐसे ही सीरीज़ एंड कुछ कंटेंट मैं लेकर आऊँगी। मैं नया बैच स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम कंटेंट से स्टार्ट करेंगे आफ्टर CTET जो हमारा एग्ज़ाम हो जाता है। तब तक के लिए PYQs है मेरे पास। तो आइए आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन मोटिव है, क्वेश्चन सीरीज़ है हमारे साइंस सेक्शन का, हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर जिसको नहीं आता होगा वो पक्का देशद्रोही होगा, है ना। क्या वो 5 मई है, 5 जून, 15 सितंबर या 27 अप्रैल। तो आपको बता दें, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोग कई क्लासेस से, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो वो हमारा 5 जून को मनाया जाता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which physical property of aluminium metal makes it possible for us to make aluminium foils to wrap chocolates, toffees and medicinal tablets। एल्यूमिनियम धातु के किस भौतिक गुणधर्म के कारण हम उनका प्रयोग चॉकलेट, टॉफ़ी और औषधीय गोलियों के एल्यूमिनियम पन्नी आवरण के तौर पर कर पाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो एल्यूमिनियम फॉइल जो हमारी होती है, जो हम लोग टिफ़िन वगैरह में रैप करते हैं, चॉकलेट्स में होती है, वो किस प्रॉपर्टी के कारण होती है। उसमें से कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि उसका मतलब जो एल्यूमिनियम मेटल का उसको इस फॉइल के रूप में यूज़ होता है। इज़ इट मेलाबिलिटी, आप आघात वर्धनीयता, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, विद्युत की सुचालकता, गुड थर्मल कंडक्शन, ऊष्मा की सुचालकता और डक्टेबिलिटी, तन्यता। तो आपको बता दें जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम मेटल का जो कि फॉइल बनाने में हेल्प होता है वो हमारा मेलाबिलिटी होता है। आघात वर्धनीयता, जो आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके घर में भी होगा, एल्यूमिनियम रैप जो होता है हम लोग लेकर आते हैं। हाँ, आप लोगों ने रोल्स खाए होंगे, उसमें भी यूज़ होता है, वही है। इसका राइट आंसर है मेलाबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द साइंस मैनिपुलेटिंग स्किल्स ऑफ अ स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक छात्र के विज्ञान के प्रहस्तनीय कौशल मैनिपुलेटिव स्किल की का प्रतिनिधित्व करता है। ये आ गया हमारा सब्जेक्ट पेडागोजी का क्वेश्चन। इसमें बताना है आपको कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि वो प्रहस्तनीय कौशल या मैनिपुलेटिव स्किल्स का बच्चों में जो डेवलप करता है। ऑप्शन से हमारे, द स्टूडेंट्स कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट, छात्र दो संबंधित अवधारणाओं के बीच अंतर कर सकता है। इज इट द स्टूडेंट कैन डिज़ाइन अ न्यू एक्सपेरिमेंट, छात्र एक नया प्रयोग डिज़ाइन कर सकता है। द स्टूडेंट रेस्पेक्ट हिज हर साइंस टीचर, छात्र अपने विज्ञान शिक्षकों का सम्मान करता है। द स्टूडेंट यूजेज द इक्विपमेंट इन द लैब विद इन देयर लिमिटेशन, एक छात्र अपनी सीमाओं में रहकर प्रयोगशाला में उपकरण का उपयोग करता है। आपको बता दें यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि मैनिपुलेटिव स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिटेशंस दे दी गई है। जबकि आपको बता दें जब बच्चों को कोई चीज़ें सिखाते हैं तो वहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, कोई भी मतलब जो सीमा होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला ऑप्शन कि छात्र अपनी सीमाओं में रहकर प्रयोगशाला में उपकरण का उपयोग करता है। ये गलत है क्योंकि उसे लिमिटेशंस नहीं देनी चाहिए। इज़ इट ओके कि हाँ थोड़ा लिमिटेशन होता है कि मतलब बच्चा तो नहीं तो उत्पाद करने लगे, लेकिन जो एक मेन उसका इशू है कि उतना लिमिटेशन नहीं होना चाहिए कि बच्चा कुछ नया इनोवेटिव ना कर पाए या कुछ नया जो प्रयोग है वो ना कर पाए या सीख पाए। इसलिए यहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, ये हमारा एक मैनिपुलेटिव स्किल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य कथन का चयन करिए। अब देखिएगा इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, जो गलत ऑप्शन है हमें उसे चूज़ करना है यहाँ पे।
इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ टीचिंग। शिक्षण की आगमन विधि शिक्षण का एक रचनात्मक मॉडल है। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज मोर स्टूडेंट ओरिएंटेड। शिक्षण की आगमन विधि अधिक छात्र उन्मुख है। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी प्रमोट्स ऑटोनॉमी इन लर्नर। अन्वेषण अधिगम सिद्धांत अधिगमकर्ता में स्वयंता को बढ़ावा देता है। डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग प्रोग्रेस फ्रॉम अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट टू जनरल। शिक्षण की निगम विधि एक विशिष्ट अवधारणा से सामान्य की ओर बढ़ती है। तो बताना है यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपको बता दें जो मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन है, क्या था, जिसमें डिडक्टिव मेथड में हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है, जो कि गलत है। आपको बता दें डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है, ना कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। और जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है टीचिंग का, उसमें जाती है स्पेसिफिक से जनरल की ओर। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है कि जो डिडक्टिव मेथड है वह जनरल से स्पेसिफिक से जनरल की ओर बढ़ती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट जो हमारा हेड टू टो होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है सेंटर से आउटवर्ड की तरह होता है। उसी तरह जो हमारा डिडक्टिव मेथड है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, और जो इंडक्टिव मेथड है हमारा टीचिंग का वो हमारा स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द गिवन 4 कलर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, येलो, रेड, ग्रीन एंड वॉयलेट। दिए गए 4 रंगों को उनकी तरंग धारिता के अनुसार आरोही क्रम में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पर किसके अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो आपने विबग्योर का तो सुना ही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर से जो हमें वेवलेंथ बताएं, तो सबसे कम किसकी है। यहाँ से देखिए VIB GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे कम जो हमारी वेवलेंथ का जो फ्रिक्वेंसी है वो है हमारी वॉयलेट की। तो यहाँ पे देख लीजिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है। वायलेट, हाँ वायलेट है, ग्रीन, ग्रीन भी है, येलो भी है एंड रेड भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो डायरेक्टली सही है, क्योंकि येलो नहीं है, येलो तो बीच में है, ग्रीन भी नहीं है एंड वॉयलेट वाला ऑप्शन हो सकता था, बट यहाँ पे येलो दे दिया एंड वायलेट के बाद येलो नहीं है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है। तो ग्रीन हमारे पास फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, ना कि फोर्थ वाले में। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज। एक लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है। देखिए यहाँ पे भी डायरेक्ट जो हमारा क्वेश्चन है एकदम डायरेक्ट पूछ लिया गया है इसके अंदर कि जो हमारा लेंस है उसकी पावर क्या है या SI यूनिट क्या है। तो सबको पता है वो हमारे डायोप्टर होती है, ठीक है। जैसे कभी होता है ना 0.5 डायोप्टर, -0.2 डायोप्टर। तो डायोप्टर क्या है, ये SI यूनिट है हमारे लेंस की पावर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स। डेयरी पशुओं के भोजन की आवश्यकताएं क्या हैं, बताइएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डेयरी एनिमल्स तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, जिससे हमें दूध मिलता है, ठीक है। तो उनकी आवश्यकताएं क्या है उनके भोजन की, देखते हैं। मिक्स्ड फीड कंटेनिंग ड्राई ग्रास, ग्राम्स एंड अदर रफेज। सूखी घास, चने और अन्य मोटे चारों से सम्मिलित अन्य भोज। न्यूट्रिशियस फीड विद एडेक्टिव्स, योजकों के साथ में पौष्टिक भोज्य। फ्रेश ग्रीन ग्रास, ताज़ा हरी घास। द फीड शुड इंक्लूड रफेज एंड कंसनट्रेट इन बैलेंस्ड अमाउंट। भोज्य में मोटा चारा उपस्थित होना चाहिए और संतुलित मात्रा में सांद्र होना चाहिए। आपको बता दें डेयरी एनिमल्स के बारे में बात किया है, तो हमने एक बार रफेज के बारे में बात की थी पिछले सीरीज़ में। रफेज के ऊपर भी क्वेश्चन था, सेम वही यहाँ पे पूछा गया है। लैंग्वेज और पूछने का तरीका जो होता है हमारा वो अलग है। यहाँ पे डेयरी एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे रफेज वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, मोटा चारा और संतुलित मात्रा में सांद्र होना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू। ध्वनि की तीव्रता इससे संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, एम्पलीट्यूड से या फ्रिक्वेंसी से। तो आपको बता दें एम्पलीट्यूड से, फ्रिक्वेंसी से नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर डायरेक्टली आपको पता होगा, आपने अपनी जो मिडिल क्लासेस है, जूनियर क्लासेस, उसमें पढ़ा ही होगा साउंड्स के बारे में। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड पूछा है, तो वो हमारी आयाम है जो एम्पलीट्यूड होती है। क्वेश्चन नंबर 9,
for which liquid fluid in the body are the below mentioned features applicable. Cellular process takes place in this medium. Substances are transported from one part of the body to another in the dissolved form. शरीर में किस द्रव्य तरल पदार्थ के लिए नीचे उल्लेखित विशेषताएं लागू होती है? इस माध्यम में कोशिकीय प्रक्रिया होती है। पदार्थ को विलयित रूप में शरीर के एक हिस्से से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है। तो किसके थ्रू ऐसा होता है? इज इट ब्लड, रक्त, वाटर, जल, शुगर सोल्यूशन, चीनी का घोल, सॉल्ट सोल्यूशन, लवण का घोल। तो आपको बता दें हमारी बॉडी में मोस्टली तो वाटर पाया जाता है। तो ये जो सारा ट्रांसपोर्ट होता है जो लिक्विड के थ्रू या जो फ्लूइड के थ्रू, वो हमारा वाटर होता है, जल। हमारा राइट आंसर है यहाँ पे जल। Question number 10. Rishi is open-minded but believes every theory put forward to him by his friends but rejects theories of his teacher. This primarily shows a lack of. ऋषि खुले विचारों वाला है। एक बच्चा है जो बहुत खुले विचारों वाला है, लेकिन वह उसके दोस्तों द्वारा उसके समक्ष रखे हर सिद्धांत को मानता है। चलो ये भी अच्छी बात है कि उसके जो भी फ्रेंड है, जो भी कॉन्सेप्ट बताते हैं या जो भी चीज़ें बताते हैं उसको वो मानता है, लेकिन अपने शिक्षकों के सिद्धांतों को अस्वीकार करता है। देखिए तो ज़रा कितना नालायक बच्चा है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, बट जो टीचर जो भी थ्योरीज बताते हैं उसको रिजेक्ट कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मुख्य रूप से डैश की कमी को दर्शाता है। तो आपको बताना है किस चीज़ की कमी के कारण होता है। रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस, साक्ष्य के लिए सम्मान, स्केप्टिज्म, संशयवाद या बहुत ज़्यादा शक करता है, संशय करता है किसी भी थ्योरी पे, प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह या ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता। तो ऑब्वियसली यहाँ ऑब्जेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन जो होता है तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिविटी ले रहा है, निष्पक्षता ले रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? निष्पक्षता होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलने पे, वैसे तो 11th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वीडियो एंड वैसे PYQ में 41 है। ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में प्लीज़ कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। अभी तो CBT मोड हटा के हमारा OMR कर दिया गया है, तो आप लोग ये भी बताइएगा आपका कितना पोर्शन हो चुका है, रिवीजन क्या क्या चल रहा है एंड कैसा कैसा प्रिपरेशन हो रहा है आप लोगों का। एक बार ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में, शायद मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। द कॉमनली फाउंड फिश दैट इज़ अ सरफेस फीडर इज़। सामान्य रूप से पाई जाने वाली मछली जो कि एक पृष्ठ संभरक सरफेस फीडर है। अब बात करें सरफेस फीडर के बारे में, ठीक है। कॉमनली फाउंड फिश के बारे में बताएं जो बहुत जल्दी मिल जाते हैं सामान्य रूप से, ओके। तो वो कौन सी है? कतला, मृगल, रोहू या कॉमन कार्प। तो आपको बता दें कॉमनली फाउंड फिश के बारे में बोल रहा है। हमारा जो सरफेस फीडर हमारी कतला होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12. द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू मेजर द करेंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इज। विद्युत परिपथ के माध्यम से विद्युत को मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला विद्युत उपकरण होता है। कौन सा होता है बताइए? मेजर करना हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट पास हो रहा है, कौन सा ऐसा डिवाइस है? इज इट वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब बता दें जो डिवाइस आप मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट किस चीज़ से फ्लो होता है, तो एमीटर होता है। आपने देखा होगा आप लोग के यहाँ मोटर वगैरह लगी होगी, ठीक है। ये कुछ मोटर का बॉक्स है, यहाँ पे ऑन ऑफ की स्विच होती है, ठीक है। MC स्विच वगैरह, यहाँ पे 2 मीटर लगे होते हैं, अगर देखा होगा तो यहाँ पे होता है एंड यहाँ पे। तो ये हमारा नीचे वाला वोल्ट मीटर होता है, ऊपर वाला एमीटर होता है। ये क्या करता है? करंट को मेजर करता है हमारे एक सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अमीटर। देखिएगा अगर आप लोग घर में हो, वैसे मोस्टली जो मोटर वगैरह होती है उसकी स्विच में ये मिल जाता है, तो आप वहाँ से आराम से उस चीज़ को देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 281. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट the number of electrons that possesses the least energy. किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनमें न्यूनतम ऊर्जा होती है। बताइएगा सबसे जो लोअर एनर्जी होती है या लीस्ट एनर्जी होती है कौन से सेल में पाई जाती है? देखिए ये कोई इलेक्ट्रॉन,
बताइए। अब जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 1 है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंट का। ये एलिमेंट है हमारा, कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है। अब बताइए इसमें सबसे कम एनर्जी जो होती है किस में होगी? कई लोगों को कन्फ्यूजन हो गया, वो बोल देगा 1 में, क्योंकि आखिरी में 1 ही तो है। 2 तो बड़ा था, पता है सबसे लीस्ट एनर्जी हमारी 2 नोट के अंदर है, सबसे फर्स्ट सेल है, ठीक है। तो वह न्यूटन ऊर्जा होगी वो हमारी फर्स्ट सेल में होगी, दैट इज़ यहाँ पे 2 नंबर जो दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द इफेक्ट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑन टर्मरिक सोल्यूशन इज। हल्दी के घोल पर मैग्नीशिया के दूध का प्रभाव यह होता है, येलो कलर येलो कलर ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन फर्स्ट चेंजेस टू पिंक देन बिकम्स कलरलेस। पीले रंग की हल्दी का घोल पहले गुलाबी रंग में बदल जाता है, तत्पश्चात रंगीन हो जाता है। येलो कलर ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन चेंजेस टू ब्लू कलर। पीले रंग की हल्दी का घोल नीले रंग में बदल जाता है। येलो कलर ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। पीले रंग की हल्दी का घोल भूरे रंग में बदल जाता है। नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं। आपको पता होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा एंटासिड में यूज़ होता है, जो हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग जो गैस का पेंटॉप वगैरह जो खाते हो, क्या होता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, या मैग्नीशिया का दूध पाया जाता है। ओके, तो जब आप लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी नेचर, उसमें येलो टर्म में जो हमारा टर्मरिक है उसके बारे में बताया था कि अगर उसमें हम कुछ बेस ऐड करते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, चाहे उसके ऊपर जो हल्दी का घोल है तो वो कौन से कलर में, और जो हमारा हल्दी का घोल है उसके ऊपर कलर कौन सा चेंज होगा, तो हमारा रेडिश ब्राउन में या जो भूरे रंग में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, find the thrust acting on a surface of 0.08 meter square if the pressure is 250 pa। pa क्या है हमारा? पास्कल है। ओके, यदि दाब 250 pa है तो 0.08 मीटर स्क्वायर की सतह पर कार्यरत प्रणोद को ज्ञात करें। ठीक है, क्या वो 200 न्यूटन होगा, 31.25 न्यूटन, 3125 न्यूटन या 20 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा वो, एंड डायरेक्टली हमारा आंसर 20 तो जो हमारा 20 न्यूटन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी आइडियल फॉर लेबोरेटरी वर्क इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी विधि 50 छात्रों वाली कक्षा में प्रयोगशाला के कार्य के लिए आदर्श होगी? पेडागोजी है ये हमारी सब्जेक्ट की। बताना है कौन सी मेथड हमें यूज़ करनी है जहाँ लेबोरेटरी वर्क हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। ओके, हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क ऑन द सेम इक्विपमेंट एट द सेम टाइम। सभी छात्र एक ही समय पर एक ही उपकरण पर कार्य करते हैं। क्या ऐसा सही रहेगा? एक करेगा बाकी खड़े होकर देखेंगे, ऐसे में तो हमें बहुत टाइम हो जाएगा, राइट? Students are divided into groups and different experiments are performed by each batch in a cyclic manner। छात्रों को समूह में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक बैच द्वारा एक चक्रीय तरीके से विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। Students are divided into groups and the same experiment is performed by each batch। छात्रों को समूह में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक बैच द्वारा एक ही प्रयोग किया जाता है। Only teacher demonstrate the experiment in front of the whole class। केवल शिक्षक ही पूरी कक्षा के सामने प्रयोग प्रदर्शित करता है। तो देखिए, आपको बता दें, एक बैच बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, उस 50 स्टूडेंट्स हैं, अब हमें उन्हें लैब में ले जाना कुछ लेबोरेटरी वर्क के लिए। तो हम कैसे मतलब बच्चों को ये करें कि वो सारी चीज़ें बाकायदा, तब सबसे ईजिली है कि आप बच्चों को ग्रुप बना दीजिए, ABCD एंड ऑल, एंड सिंपली उन्हें जैसे मैंने बताया कि ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए ABCD। जितने आपके पास बच्चे एक ग्रुप में, आप 5 रख लीजिए या 10 रख लीजिए। अब आप उन्हें जो हम एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, जो भी लेबोरेटरी वर्क करना चाहते हैं, उनको डिवाइड कर दीजिए कि पहले A वाला ग्रुप ये कर लेगा, BCD। फिर उसके बाद कीजिएगा कि यही प्रोसेस में है कि A कंप्लीट होने के बाद, एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद, जो A वाला है वो D का वर्क करेगा, B वाला A का करेगा, एंड
जो बी वाले प्लेस पे वो सी वाला करेगा, एंड जो सी ने काम किया वो डी वाला करेगा। ऐसे साइक्लिक फॉर्म में अगर काम होगा तो हर बच्चे को एक बाकायदा टाइम पे सारे एक्सपेरिमेंट करना है, या बाकायदा लेबोरेटरी वर्क में जो लैब इक्विपमेंट्स है वो यूज़ कर सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम में वो सब कुछ कर सकता है। तो हमें यही करना है यहाँ पे कि बच्चों को जो समूह है में विभाजित कर देना है, डिवाइड कर देना है, और एक साइक्लिक मैनर में उन लोगों से वो एक्सपेरिमेंट्स या वो वर्क हमें करवाने हैं। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई एन एटम विथ नो न्यूट्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से न्यूट्रॉनहीन एक परमाणु की पहचान करें। अब ऐसा बताना है कौन सा एक ऐसा मतलब एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन हीन है वो एक परमाणु। तो चलिए उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान करिए। इज इट हीलियम, ट्रिटिनियम, प्रोटीनियम एंड लिथियम। अब बता दें जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है वहाँ पे हमारा एक एटम ऐसा है, वो है हमारा प्रोटियम। तो इसके अंदर कोई भी टाइप का इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, यही एक एटम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, A small fire in the laboratory due to sodium can be put out by। सोडियम के कारण एक प्रयोगशाला में लगने वाली एक छोटी सी आग को इसके द्वारा बुझाया जा सकता है। यहाँ पे आपको टीचर के थ्रू सोचना है, ना कि एक शैतान बच्चे या स्टूडेंट की तरह सोचना है। आप लैब में हैं, आप टीचर हैं, वॉट एवर केमिस्ट्री और वॉट, आप एक टीचर हैं। अब आपके लैब में एक छोटी सी आग लग जाती है जो कि सोडियम के कारण होती है, तो आप कैसे इसको बुझाएंगे या कैसे इस चीज़ को बाहर और फैलने से बचा सकते हैं। ओके, यूजिंग वाटर, पानी के द्वारा। देखिए छोटी सी आग है, कोई बड़ा यहाँ पे धमाका नहीं हो रहा है। यूजिंग ड्राई सैंड, शुष्क रेत के द्वारा। हाँ, अगर जल्दी हमने इसका क्वेश्चन नहीं लिया तो मे बी ये कुछ डेंजरस हो सकती है। यूजिंग मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी के द्वारा। यूजिंग CO2 गैस एक्सटिंग्यूशर, CO आधारित शामक के उपयोग द्वारा। छोटी सी आग अगर है तो इसको हम, जो हमारी रेत होती है, सूखी रेत, ड्राई सैंड होती है, उसके थ्रू या उसके यूज़ से हम उसको बुझा सकते हैं। हमारा यहाँ पे राइट आंसर है यूजिंग ड्राई सैंड, सूक्ष्म रेत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच डेवलप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इन अ लर्नर। संयोजनात्मक अधिगम दृष्टिकोण से शिक्षार्थी में निम्नलिखित में से किस कौशल का विकास होता है। कौन सा स्किल का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे बताइएगा। सोशल एंड एकेडमिक स्किल, सामाजिक और शैक्षणिक कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, गहन चिंतन कौशल, रिलेशनशिप अमॉन्ग कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं के बीच संबंध, इंटरप्रिटेशनल स्किल्स, व्याख्यात्मक कौशल। कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी जो स्किल है वो डेवलप हो रही है, तो हमारी सोशल एंड एकेडमिक हो रही। कोलैबोरेटिव क्या होती है? सहयोग से, ग्रुप में, किसी के हेल्प के द्वारा। मैंने आपको कुछ लर्निंग बताई थी, CDP का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ है उसके अंदर इसके बारे में हमने बात की थी। ये 5 टाइप की होती है, कोलैबोरेटिव एंड पीयर ट्यूटोरिंग वगैरह। राइट, आप लोग एक बार जाके देखिएगा, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप एक बार पे रीड कर लीजिएगा या वीडियो देख लीजिएगा। तो इस लर्निंग में जो हमारी स्किल डेवलप होती है वो हमारी सोशल एंड एकेडमिक स्किल्स होती है, या सामाजिक एंड शैक्षणिक कौशल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द ह्यूमन प्रैक्टिस दैट रिजल्ट्स इन सॉइल पोल्यूशन। अब बताना है जो देखिए ऐसे मानवीय क्रियाकलाप जिनके परिणाम स्वरूप मृदा प्रदूषण होता है, उनकी पहचान करें। अब ऐसा कौन सा ह्यूमन प्रैक्टिस है, जो ऐसा कौन सा मनुष्य के द्वारा जो मिट्टी में प्रदूषण होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है। क्या डिफॉरेस्टेशन है, वन्योन्मूलन, डंपिंग ऑफ सीवेज इनटू वाटर बॉडीज, जल निकायों में मत डालना, यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, वेहिकुलर ट्रैफिक, मोटा प्रदूषण। आपको पता है डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, वन कम होंगे। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन का तो मेन इसमें रोल है नहीं। डंपिंग ऑफ सीवेज इनटू वाटर बॉडीज, ये हमारा वाटर पोल्यूशन है। और जो हमारा वेहिकुलर ट्रैफिक या मोटर प्रदूषण से है, ये हमारा एयर पोल्यूशन है। ठीक है, हमारा सॉइल पोल्यूशन किससे होगा कि जो हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उससे जो होता है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है।
एंड जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो जिस ह्यूमन प्रैक्टिस है, जो मानव के द्वारा जो हमारा मृदा प्रदूषण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही उर्वरकों या कीटनाशकों, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के यूज़ के कारण हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के कुछ 20 क्वेश्चंस हमारे साइंस सेक्शन के, जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट पेडागोजी एंड कंटेंट भी है। एंड आप लोगों को समझ में आया हो, एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और इसका जो पीडीएफ है एज़ यूजुअल मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से अपलोड डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड इंस्टाग्राम अकाउंट भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी ही वहाँ पे लाइव आने वाली हूँ। जो भी आप लोगों के डाउट होंगे आप वो मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, मैं वहीं आप लोगों को तुरंत जो सोल्यूशन है उसका वो प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड मैं व्हाट्सअप बिज़नेस अकाउंट का नंबर भी आप लोगों को इसी वीडियो के लिंक में दे दूँगी। आप लोग वहाँ पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अपने डाउट रिज़ॉल्व करवाने के लिए, या जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम्स रिलेटेड डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ डीएम मी, मैं आप लोगों को सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। आप लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना मेरा मेन मोटिव यही है। मुझे कुछ सीखना एंड सिखाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का एक-एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक के आप लोग पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस टेट में आ चुके हैं। ये नहीं है कि ये नहीं आए, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं उसी में से आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा, टेंशन नहीं लेना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।